हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में क्लास 12 के स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में करने वाले हैं बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। यस, आपके 20 एमसीक्यू के अंदर इस बुक से करीब 9 एमसीक्यू आते हैं। वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा और अगर आप इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा और एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स आने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जहां बुक 1 के 1 to 60 ब्यूटीफुल अमेजिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे एमसीक्यू के, तो वो भी जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 यानी बुक 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड अमेजिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द यूज ऑफ डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। द फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट इज डैश। हम सब जानते हैं यहां पर कि जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं कि ज्यादा डेट लें या इक्विटी लें। क्यों? हर एक की कॉस्ट अलग होती है। तो यहां पर ये कहना चाहता है कि जब हम डेब्ट को ज्यादा यूज करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस का बढ़ जाता है। तो कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर? तो यहां देखेंगे, पहला है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दूसरा है रिस्क कंसिडरेशन, तीसरा है कॉस्ट ऑफ डेब्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। तो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर, क्योंकि आपने सारा अच्छे से पढ़ लिया, बट जब एमसीक्यू की बात आती है तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्या रिस्क की बात हो रही है? बिकॉज यहां पे हम कॉस्ट की बात करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करते हैं, ओनरशिप की कंट्रोल की बात करते हैं, तो यहां रिस्क है। या कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यहां कॉस्ट ऑफ डेब्ट सस्ते की बात नहीं हो रही, या फ्लेक्सिबिलिटी की। तो आई होप आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा कि अगर आप बोलेंगे बी तो यस, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a factor affecting financial decision of a company? Yes, तो यहां पे फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंपनी को इफेक्ट नहीं कर रहा? क्योंकि सारे फैक्टर्स आपको याद है जो इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑड है जो आपको इनमें से फिट नहीं बैठ रहा, यानी उसकी कॉस्ट या रिस्क या कैश फ्लो पोजीशन या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट मैटर करता है कि कौन सा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो नॉर्मली हम उसके लिए जाते हैं। रिस्क किस में कम है उसके लिए हम जाते हैं। एंड कैश फ्लो पोजीशन की कंपनी की कैश फ्लो कैसे है? अगर कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है डिबेंचर्स को इशू करने में, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट होगा एनुअल ऑब्लिगेशन हम आराम से पे ऑफ कर देंगे। तो यहां पर जो लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इज द ऑड आइटम जो कि नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग। देखते हैं, यस, बिल्कुल सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कैपिटल बजटिंग जहां पर कि हम बहुत सारे फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, फिक्स कैपिटल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो कौन सा इसका जो फैक्टर है इफेक्ट करता है? दीज डिसीजंस आर रिवर्सिबल है। और यहां पे करेक्ट पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। दीज डिसीजंस इंक्लूड कमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, देयरफॉर नीड टू बी टेकन विद utmost care. These decisions do not affect the earning capacity of the business in the long run, and size of the assets, profitability and competitiveness are not affected by capital budgeting decisions. तो बताइए, identify the statement which is correct about capital budgeting decision. तो सोचिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, आराम से सोचिए। यस, तो आप कहेंगे सर आंसर बी है, these decisions include committing huge amount of finance on a long term basis, therefore need to be taken with utmost care. इतना पैसा लगता है आपको, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, काफी सारे जगह से आपने सोर्स किया है पैसे को और उससे फिर रिटर्न भी निकालना है, तो कोई आराम से वाली बात नहीं होती। बहुत आपको ध्यान से जो फिक्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर। फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट, इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। Statement 2, financial planning is done only for a long term and focuses on capital expenditure programs only. Choose the correct option given below. तो क्या लगता है आपको? पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है is essentially the preparation, essential for the preparation of financial blueprint of an organization future operation. और दूसरा, it is done only for long term and focuses on capital expenditure. क्या लगता है कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग है सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है? सो जस्ट सी कि क्या स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, statement 2 is true and statement 1 is false, both the statements are true या both the statements are false. So what is your right answer? जल्दी से सोचिए और फिर मैच करते हैं। और अगर आपका मेरा आंसर बिल्कुल मैच करता है तो वो मैच करेगा ए पे। क्यों? क्योंकि यहां स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, और जो ये सेकंड वाली बात है कि डन फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वी ऑल्सो प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो देखते हैं ना हमारा, वो भी तो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आंसर हमारा रहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The function of stock exchange, which helps in creating a continuous market where securities are bought and sold, is safety of transaction, pricing of securities, providing liquidity and marketability, and contribution to economic growth. तो कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का? आपने काफी सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं, ठीक है ना? तो उसके अंदर से आपको क्या लगता है कि कौन सा फंक्शन है इन चारों में से? तो क्या है आपका राइट आंसर? अगर आप कहते हैं कि सर सी बिल्कुल सही आंसर, वाई? बिकॉज यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है कि कोई भी आके अपने स्टॉक एक्सचेंज में आके अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकता है, खरीद सकता है, ठीक है? एंड मार्केटेबिलिटी है, यानी रेडी मार्केट अवेलेबल होती है, आपको ढूंढना नहीं है बायर्स को, बायर्स अवेलेबल हैं, सेलर अवेलेबल हैं। तो यस, यहां पे लिक्विडिटी होती है, आपको इजिली यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश और बायर सेलर आराम से यहां पे मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहां पे आपको देखना कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला, the protective function of the Securities and Exchange Board of India include levying fee or other charges for carrying out the purpose of act. Development functions of SEBI include training of the intermediaries. The regulatory function of SEBI includes registration, collective investment scheme, and the objective of SEBI includes protecting the rights and interests of the investors, particularly individual investors, and to guide and educate them. तो कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? तो अगर आपने ध्यान से सारे पढ़े हों फंक्शंस सेबी के, तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यहां पे लिखा है प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है? लेविंग ऑफ फी एंड अदर चार्जेस। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, वो रेगुलेटरी का पार्ट होता है। तो अगर आपने ध्यान से पेन डाउन कर लीजिए, बार बार लिखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा 3 बार लिखिए ये फंक्शंस, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस के ऊपर। तो क्या आंसर रहेगा? यस, द ए इज द राइट आंसर, बिकॉज यहां पे ये इसका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो ये नहीं कहता कि आपको फीस चार्ज करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। From 2003, all the transactions in securities are to be settled within 2 days, जिसको T+2 कहते हैं हम। After the trade date, this system is known as dash। वो कौन सा सिस्टम है जहां पर T+2 चलता है? क्या वो रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम है, या रोटेशनल सेटलमेंट सिस्टम है, या ऑटोमेटिक सेटलमेंट, या म्यूचुअल सेटलमेंट? तो आप सबने अच्छे से पढ़ रखा होगा। राइट आंसर शुड बी व्हाट? रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। देखते हैं, यस, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For any exchange to take place, it is important that there must be at least 2 parties, buyer and seller, यानी 2 आदमी का होना बहुत जरूरी है, बाय सेलर का। Statement 2, exchange can take place even if the buyers and sellers are not able to communicate with each other. Choose the correct statement. अब आपने बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बायर सेलर आपस में बिना कम्युनिकेट करे ट्रांजैक्शन हो सकती है क्या? वो देखना है। और पहला कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो ऑप्शन क्या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, या 1 इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है? क्या लगता है आपको? तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है ना? सेकंड में गड़बड़ है, क्योंकि यहां बिना कम्युनिकेशन के, चाहे फेस टू फेस हो, ऑनलाइन हो, किसी ना किसी का तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो होगा ना आपस में। क्योंकि किस प्राइस पे वो सेटल कर रहे हैं, लेना चाहता नहीं चाहता, सही चीज, सही सिक्योरिटी, सही प्राइस पे वो चाहता है, तो मैचिंग ऑफ माइंड होने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सेकंड गलत है। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Next question. The marketing function, which includes plan for increasing the level of production, promotion of the product, and specifies the action program to achieve these objective is। अब बताइए ये सब कहां होते हैं? क्या वो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन होता है, या वो मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट है, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग का पार्ट है, या फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट? तो ऐसा कहां पे होता है? एक ऐसा प्लान जहां पर प्रोडक्शन बढ़े, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट हो, एंड इट स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम। तो ये सब मिला के कहां होता है? मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट, ठीक है ना? तो ये जो है आपका मार्केटिंग फंक्शन का पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? प्लानिंग करनी पड़ती है, कि देखना पड़ता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है, कॉम्पिटिटर कौन सा है। तो वो सारी प्लानिंग इसी के बारे में होती है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाए, कैसे उसकी प्रमोशन होगी। प्राइसिंग की बात यहां बिल्कुल भी नहीं आई है, ना ही डिजाइनिंग की बात आई है। राइट आंसर शुड बी बी। यस, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A social process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and service of value with others is known as। तो आपने बताना है जहां पे एक सोशल प्रोसेस, जहां पर कि इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड, जो चाहिए उनको मिल जाता है, नीड एंड वांट के हिसाब से, थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, ऑफर करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, एंड फ्रीली एक्सचेंज करते हैं बिना प्रेशर के, चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस हो। तो क्या वो मार्केटिंग है, क्या मार्केटिंग मिक्स है, या ब्रांडिंग, या पैकेजिंग? तो आप देखेंगे यहाँ पैकेजिंग ब्रांडिंग की तो बात नहीं हो रही, क्या मार्केटिंग मिक्स हो, मार्केटिंग में से कोई आंसर हो सकता है? तो आंसर आपका है यस, मार्केटिंग इज द राइट आंसर, बिकॉज मार्केटिंग में कस्टमर के नीड एंड वांट के हिसाब से ही हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल्स प्रमोशन। आपने सेल्स प्रमोशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहां देखना ऐसी वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सेल्स प्रमोशन को पूरा जस्टिफाई नहीं करती। It includes short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of the product service. It includes all promotional efforts other than advertising, personal selling, and public relations. It includes only those activities that are used to provide long-term incentives to boost the sales, and it includes the activities which are undertaken to supplement other promotional efforts such as advertising and personal selling. तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट द सेल्स प्रमोशन। तो क्या है आपका आंसर, सोच के 2 मिनट सोचिए और फिर आंसर दीजिएगा। तो अगर आप कहते हैं सर सी, तो बिल्कुल आंसर सी इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज यहां पर कह रहा है इट इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव नहीं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स भी देते हैं, जहां पर कि वो ऑफर बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, आप उसको ग्रैब कीजिए और वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर द इनकरेक्ट ऑप्शन वॉज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is an important task performed by the marketing department. It is included under which of the following element of marketing mix? ऑप्शन आपके सामने, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। सो मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो क्या वो प्रोडक्ट और प्राइस से कुछ है या प्लेस मिक्स से? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो तो किससे रिलेटेड है, प्रमोशन मिक्स से, बिकॉज साफ साफ यहाँ प्रमोशन की बात आ रही है, पब्लिक के साथ डील करना है, पब्लिक के बीच में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना, तो दैट इज व्हाट द प्रमोशन मिक्स। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसी कौन सी चीज है जो फैक्टर जो प्रोडक्ट का नो प्राइस पे या सर्विस पे, प्रोडक्ट के प्राइस सर्विस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता? क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट, या कॉम्पिटिशन, या गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, या स्टैंडर्डाइजेशन इन ग्रेडिंग? तो आप देखेंगे अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट सर्विस की बढ़ेगी। बिजली के रेट बढ़ जाए, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ जाए तो प्राइसिंग बढ़ती है। कंपटीशन, अगर ज्यादा कंपटीशन है तो आपको प्राइस ठीक रखना पड़ता है। मोनोपोली है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट का भी लीगल और रेगुलेशंस रहते हैं प्राइसिंग को सेट करने के लिए, और स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं लग रहा, तो आंसर शुड बी डी। यस, द आंसर इज डी। In advertising, there is no direct face-to-face contact between the prospect and the advertiser. The feature of advertising stated here is, यानी कोई भी फेस टू फेस, यानी जो न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है, मैगजीन में, और जो उसको पढ़ रहा है, उनके बीच में कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो क्या ये पेड फॉर्म है, इम्पर्सनैलिटी है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, या फिर इकोनॉमिकल है? तो बिल्कुल पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा फीचर है एडवर्टाइजिंग का? इम्पर्सनैलिटी। यस, द आंसर शुड बी बी। Question number 78, which marketing management philosophy lays emphasis on bringing continuous improvement in the quality of the product? आप देखते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग, तो कौन सा ऐसा लगता है जहां पर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कराने के लिए काम किया जाता है? तो क्या वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग या सोसाइटल? तो आप कहेंगे सर प्रोडक्शन के अंदर तो बल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता है, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए और इजीली अवेलेबल हो जाए। यहां बात होती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, जहां उसकी क्वालिटी पे काम किया जाता है, सोसाइटी में सोसाइटी के हिसाब से, मार्केटिंग नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स के हिसाब से। तो यहां पर जो ऑप्शन लग रहा है वो बी है, बिल्कुल बी है, जहां पर प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जहां पर मैंने गुड्स बना ली दिल्ली में और मुझे पंजाब में बेचने हैं, तो यहां पर उस फिजिकल मूवमेंट को आप क्या कहेंगे, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? क्या वो प्रमोशन हो रही है, या वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, या स्टोरेज कर रहे हैं, या कस्टमर सपोर्ट सर्विस? तो बहुत ही सीधा सवाल है, यहां से दूसरी जगह के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, आंसर होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। यस, द राइट आंसर इज ट्रांसपोर्टेशन। Next question, which product related decision is concerned with providing detailed information about the product on its package? एक पैकेट होता है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी कितने का है, क्या क्वांटिटी है, कैसे यूज करना है। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है? क्या वो ब्रांडिंग का पार्ट है, या पैकेजिंग का पार्ट है, या लेबलिंग का, या बोथ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग? तो बहुत अच्छे से आप इसको आंसर जानते हैं। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी होनी चाहिए? लेबल के ऊपर, जो लेबल उस प्रोडक्ट के या के ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे लेबलिंग शुड बी द राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर इज लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस, जो भी एक प्रोडक्ट की प्राइस निकाली जाती है, उसमें इसका मतलब क्या है? क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग होती है, या उसकी कितना फायदा प्रोवाइड कर रहा है, यूटिलिटी होती है, या नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन, या मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म। तो आप देखेंगे कुल मिला के जो भी कॉस्ट हम पढ़ाते हैं आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग कॉस्ट है, अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट के ऊपर कौन सी कॉस्ट होती है, उसको बनाने की और उसको बेचने की कॉस्ट। यस और नो? तो आंसर शुड बी ए। यस, ए इज द राइट आंसर। Question number 82. The element of marketing mix by which marketers make use of various tools of communication to encourage exchange of goods and service in the market is called dash. तो कौन सा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जहां पर कि जो मार्केटर्स हैं जो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, मेक यूज ऑफ वेरियस टूल लाइक ब्रांडिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइस। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर आपका क्या ब्रांडिंग लग रहा है? नहीं। क्या प्राइस है? नहीं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं। तो क्या है? प्रमोशन। थ्रू प्रमोशन ही वो उसको सेल करते हैं। देन which of the following activities is not considered to be a part of the customer support service? इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस का नहीं है? आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड टेकिंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजंस। तो यहां देखेंगे ए आफ्टर सेल सर्विस देना, उनकी शिकायतों को सुनना और कोई भी क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करना पार्ट है, बट यहां पे जो डी है आइडेंटिफाई करना कस्टमर की नीड्स को, वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following option explains the standardization and grading function of marketing? जो standardization grading होता है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो उसको एक्सप्लेन करता है? पहला, it affects the success or failure of a product. It refers to designing and developing the package for the product. It helps in achieving uniformity and consistency in the output and classifies product into different groups based on their sizes and identifying the need of the customers and taking various marketing decisions. तो क्या लगता है? Which of the following option explain the standardization in grading? सोचिए, अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है। सक्सेस, फेलियर, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर। तो आप कहेंगे सर आंसर बिल्कुल सी है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी आ गया। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग से एक ही तरह के प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बिल्कुल सेम फीचर के। जैसे पहले मैं जीन्स पहनता था लिवाइस का, तो अगर वो लिवाइस का 504 नंबर है तो आपको हर साल 504 नंबर बिल्कुल सेम पैटर्न का मिलेगा, सेम फिटिंग का मिलेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग से क्या होता है? इट हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट एंड क्लासिफाई प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस। तो ये लिवाइस वाला जो एग्जाम्पल है बहुत ही फिट बैठता है याद रखने के लिए एग्जाम के अंदर। तो ये फायदा होता है स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग का। Which of the following function of marketing can improve performance of the product and also give it a competitive advantage in the market by attracting the target customer? ऑप्शन आपके सामने, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन और ब्रांडिंग। तो यहां बात आ रही है इंप्रूव करने की, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड आल्सो गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग द टारगेट कस्टमर। जो आपका मार्केट है, आपकी नीश मार्केट है, उसको कैप्चर करने के लिए। तो आप कहेंगे सर अगर कोई प्रोडक्ट को की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो उसके लिए मार्केट प्लानिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए प्रोडक्ट पे मेहनत करने पड़ेगा, उसके डिजाइन के ऊपर और उसके डेवलपमेंट पे। तो आंसर शुड बी बी। यस, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल ऑफ प्रमोशन विच इन्वॉल्व्स making use of short-term incentives designed to encourage the buyers to make immediate purchase of a product or a service is called. तो वो कौन सा टूल है प्रमोशन का जहां पर कि इमीडिएटली कस्टमर को हम परचेज करने के लिए मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशन? अगेन ये टेक्निकल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, और मार्केटिंग चैप्टर में से 5 एमसीक्यू आने, इसलिए ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सोचिए और बताइए। तो अगर आप कहते हैं सर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर सी है। व्हाई? बिकॉज यहां पर सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम एनकरेज करते हैं बायर्स को कि जल्द से जल्द वो डिसीजन ले परचेज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87. Sheetal has set up a factory to manufacture herbal hand sanitizer in Kanpur. The size and shape of the bottle in which the products are packed are specially designed so that it should be convenient to handle and use by the consumers. The bottle in which the sanitizers are packed is a part of. जिस बॉटल के अंदर सैनिटाइजर को पैक किया जाता है वो क्या होगा? प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्शियरी या बोथ सेकेंडरी एंड पैकेजिंग? तो सोच के देखिए, यहां पे पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट चेक किया गया है। The size and shape of the bottle in which the products are packed are specially designed that it should be convenient to handle and use by the customer. यानी वो यूज कर पाए, इसके बिना वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, पैकिंग है, इसलिए इसका नाम होगा प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड है उसके बॉक्सेस, जो आउटर बॉक्स लगेगा, और टेरिटरी जो ट्रांसपोर्ट के अंदर आप बॉक्स यूज करते हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस वगैरह, तो वो नेक्स्ट है, बट इसका आंसर क्या है? प्राइमरी पैकेजिंग। 88. फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन।
If the demand of a product is inelastic, the firm is in a position to fix higher prices. In case the degree of competition is high, the firm is in a position to set high prices. तो देखिए कौन सी आपको स्टेटमेंट सही लग रही है? क्या आपको लगता है कि इफ द कंपटीशन हाई, चारों तरफ आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स, आपने जिम खोला है और आपके एरिया में 10 जिम और खुले हैं, तो क्या आप हाई प्राइस चार्ज करेंगे? और दूसरा, इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, यानी जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग परचेज कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई कंपटीशन इतना नहीं है, लोग ले रहे हैं, जो प्राइस आप कोट कर रहे हो ले रहे हैं, तो क्या फर्म हाई प्राइस लेगा? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल लेगा। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 सही लग रही है एंड स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो क्या आंसर ए है? यस, द राइट आंसर इज ए। 89 question. The function of marketing which involves taking decisions regarding channels of distribution or marketing intermediaries is called। जिन चैनल्स के थ्रू से 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल या फिर डायरेक्ट आप सामान को बेचेंगे, कौन सा मार्केटिंग इंटरमीडिएट को क्या कहा जाता है? क्या वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, वेयर हाउसिंग है या मार्केटिंग प्लानिंग है? तो आप कहेंगे सर उसको बोलेंगे ए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां पे गुड्स फिजिकली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। Safe Life Technologies Private Limited is a renowned pharmaceutical company in India. It has launched a new medicine to treat high blood pressure. To create awareness about the new medicine and to build a positive image, the company organized a seminar which was attended by doctors from various hospitals and dealers. During the seminar, the representatives of a company discussed about the chemical composition and the functioning of the medicine, identify the tool of promotion used by Safe Life Technology. तो यानी यहां पर एक बहुत फेमस कंपनी है, उसने एक नया मेडिसिन निकाला है ब्लड प्रेशर को डील करने के लिए। तो इसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए उन्होंने क्या रखा? एक सेमिनार रखा, और जहां पर सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लोग, डीलर्स आए। तो ड्यूरिंग द सेमिनार जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिस्कस किया कि दवाइयाँ कैसे बनी, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स डले हुए हैं। तो आपने बताना है कि कौन सा टूल ऑफ प्रमोशन यूज किया गया। क्या वो एडवर्टाइजिंग है, क्या वो सेल्स प्रमोशन है, या पर्सनल सेलिंग है, या पब्लिक रिलेशन? ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं और बोर्ड में जरूर आएंगे। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन और करके जाने और इनको भी बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। तो व्हाट इज द राइट आंसर बताइए। सोचिए कि ये जो सेमिनार वर्कशॉप किया, इस वर्कशॉप से सारे डॉक्टर्स आए, डीलर्स आए, उनको आपने दवाइयों के बारे में बताया, सुन के वो इंप्रेस हुए, आगे डॉक्टर्स रेफर करेंगे दवाइयां। तो कौन सा यहां पर प्रमोशन का टूल करा गया? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आंसर हमारा पब्लिक रिलेशंस वाला है, कि यानी हमने लोगों के साथ डील किया, लोगों को बुलाया और उनको बताया अपने बारे में। तो वहां हम उनको कोई सेल्स नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं, दे नहीं रहे प्रोडक्ट की आपको लेना है, कोई परसुएशन नहीं है, बट यहाँ पे हम पीआर क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग जाके तारीफ करेंगे। जिस तरह से पब्लिशर्स वर्कशॉप्स करते हैं टीचर्स को बुला के, वो भी एक पीआर डेवलप करते हैं और टीचर्स को अगर अच्छा लगेगा तो आगे जाके स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From the following, identify the incorrect statement as per CPA 2019, यानी कौन सा आपको यहां लगता है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, नेशनल कमीशन हैज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास वो कंप्लेंट्स एंटरटेन होंगी जो 1 करोड़ से कम होंगी। अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन में, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा आपको लगता है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे सर जो पहला वाला है, नेशनल कमीशन का पूरा राइट है जुरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ से कम की कंप्लेंट लेता है, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर का नेशनल कमीशन में, तो ये भी सही लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो यहां देखते हैं जो अपील है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, उसके अगेंस्ट अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप जा सकते हैं नेशनल कमीशन में। ऐसा नहीं है, जंप नहीं कर सकते। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आपको स्टेट के पास जाना पड़ेगा, स्टेट कमीशन के फैसले से आप हैप्पी नहीं है तब आपको नेशनल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यस, द राइट आंसर इज सी, यानी अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑर्डर कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन, जो कि ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा नेशनल कमीशन, उससे भी खुश नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये खत्म होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 2, जहां बुक 2 के हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए। तो अब इस पार्ट 1 और 2 के बाद आई कैन एश्योर यू कि वहां आपसे एग्जाम में सारे 20 के 20 एमसीक्यू अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्लस जो हमने मॉक पेपर्स 1, 2, 3 दिए हैं टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे, जिसका सोशल मीडिया का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल के बाद हर एग्जाम के अंदर जो पेपर्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है। तो पेपर करने के बाद आपको सॉल्व करना है
मैच करना है और आप देखिएगा सेम जैसे अकाउंटेंसी का मोर देन 80% पेपर जो आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, टीचर्स ने कहा कि सर जो मॉक पेपर थे, जो बस इतना कर लो सीरीज थी, 30 डे स्टडी चैलेंज का था, सारा का सारा 80% पेपर सेम टू सेम आया, बच्चों का बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह से बिजनेस स्टडीज का भी मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, ये मॉक पेपर आप करके जाइएगा और ये सीरीज देख के जाना, और अगला जो आ रहा है केस स्टडीज का भी, वो सारे के सारे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के अंदर, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते बनता तो वही है ना, जोश अंदाज के साथ खड़े हो जाइए कुर्सी पे और करिए यो यस, वंडरफुल, नाउ यू आर अ चैंपियन। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।